सो वीडियो को कंटिन्यू करते हुए अभी नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर जो मैं ले रहा हूँ उस चैप्टर का नाम है इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम के टॉपिक्स देखते हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले है लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। दूसरा टॉपिक है ली चैडविक प्रिंसिपल। तीसरा टॉपिक है बफर सॉल्यूशन। नेक्स्ट एसिड बेसिस के कंसेप्ट, देन पीएच, देन कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, ये टॉपिक इस चैप्टर में आते हैं। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ली चैडविक प्रिंसिपल। मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पहले आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं ली सबसे पहले लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो किसी भी रिएक्शन का एक ऐसा स्टेट, जैसे एक रिएक्शन लिखता हूँ A + B गिव्स अस C + D। अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल है तो एक ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम पे आगे जाने का स्पीड और बैक साइड आने का स्पीड बराबर हो जाएगा। उस पॉइंट को कहते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब जिस समय स्पीड को यहाँ पर हम रेट बोलेंगे, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड साइड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड साइड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो सपोज मैंने एक रिएक्शन ले लिया A टाइम्स A + B टाइम्स B गिव्स अस C टाइम्स C + D टाइम्स D। ये मेरे पास एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है। इसमें मैंने इक्विलिब्रियम बताना है। तो एक लॉ है, लॉ ऑफ मास एक्शन। वो कहता है कि रेट जो है, स्पीड जो है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो यहाँ आपके कंसंट्रेशन रिएक्टेंट ए और बी थे। ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन होता है, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन। अब ए कितने टाइम्स था? ए टाइम्स बी, बी टाइम्स था। अब अगर मैं इस साइन को हटा दूं तो ये हो जाएगा रेट इज इक्वल्स टू के इंटू ए टू द पावर ए एंड बी टू द पावर बी। लेकिन ये जो रेट है ये आपका फॉरवर्ड साइड का है, क्योंकि हम आगे के लिए बात कर रहे हैं ना। जब आगे जाएंगे तो इनके ऊपर स्पीड डिपेंड करेगी, जब बैकवर्ड साइड आएंगे तो इनके ऊपर स्पीड डिपेंड करेगी। ठीक है, अब के को भी हम लोग के एफ बोलेंगे यहाँ पर। सेम अगर मैं बैक साइड के लिए ले लूँ तो रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएगा के बी इंटू सी टू द पावर सी इंटू डी टू द पावर डी। ये आ गया। अब जब मैंने क्या बताया अभी आपको, इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहाँ फॉरवर्ड और बैकवर्ड साइड का स्पीड जो है वो इक्वल हो जाता है। सो क्या होगा इसमें? रेट ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, यानी आर एफ बराबर हो जाएगा आर ऑफ बी के। आर एफ की वैल्यू डाल दो, ये हो जाएगा के एफ इंटू ए टू द पावर ए एंड बी टू द पावर बी, and it is equals to kb into c to the power c and d to the power d। तो b को यहाँ ले आओ तो ये हो जाएगा kf अपॉन kb इज इक्वल्स टू c to the power c d to the power d डिवाइडेड बाय a to the power a and b to the power b। बट एक बात याद रखना, ये मैंने इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं ना, दो रेट कांस्टेंट्स को, तो यहाँ नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है जिसको हम केसी कहते हैं। इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट एनी कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन की बात है। ठीक है, और यहाँ तो सेम रहेगा पूरा जो मैंने ऊपर लिखा हूँ। अब अगर प्रेशर की टर्म में लेंगे हम लोग तो इसको हम केपी बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट नहीं आएगा क्योंकि ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन था। अगर प्रेशर लेंगे तो पार्शियल प्रेशर बन जाएगा। तो ये होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू द पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू द पावर डी डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू द पावर ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू द पावर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका बस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसी एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, वो क्या कि अगर हमें इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट को छोड़कर, इक्विलिब्रियम पॉइंट मुझे नहीं लेना, कोई और पॉइंट लेना है। जैसे ये
यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ रहा है, यहाँ पर Kc निकाल रहे हो, लेकिन मुझे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को रेशियो लेना है, लेकिन इक्विलिब्रियम से पहले लेना है या इक्विलिब्रियम से बाद लेना है, तो उसको हम लोग QC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? QC। अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ सकता है तो ये इक्विलिब्रियम में ही आने की कोशिश करेगा, यानी Kc तक आने की कोशिश करेगा। देखो यहाँ से एक रिलेशन, और इस QC को बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। ठीक है, अब देखो अगर दो केसेस आ गए, अगर QC यहाँ होगा तो इक्विलिब्रियम होगा, अगर QC पीछे है तो ये आगे जाके इक्विलिब्रियम बनाएगा। मतलब अगर QC लेस देन है Kc से तो ये आगे जाएगा, यानी रिएक्शन का डायरेक्शन होगा फॉरवर्ड। अगर QC ग्रेटर है Kc से तो वो पीछे आके इक्विलिब्रियम बनाएगा, तो रिएक्शन का डायरेक्शन होगा बैकवर्ड। और अगर दोनों बराबर है तो फिर तो रिएक्शन हमारी पहले से कौन सी स्टेट पे? इक्विलिब्रियम वाली स्टेट पे। ठीक है, तो ये था हमारा पहला टॉपिक जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे ली चार्टियर प्रिंसिपल की। ली चार्टियर प्रिंसिपल क्या है? ली चार्टियर प्रिंसिपल, ये लॉ कहता है कि अगर कोई रिएक्शन आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट पे है, अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे है और उसको आप डिस्टर्ब करते हो बाय अप्लाइंग प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और इनर्ट गैस ऐड करते हो, तो वो रिएक्शन जो है वो डिस्टर्ब तो हो जाएगी, लेकिन वो वापस अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट को अटेन करने की कोशिश करेगी। उसके लिए या तो वो फॉरवर्ड साइड जाएगी या तो बैकवर्ड साइड जाएगी। कहाँ जाएगी? वो ली चार्टियर प्रिंसिपल बताता है हमको। ठीक है, तो देखो 3 पॉइंट में जल्दी से इसको खत्म करूंगा। मैं एक रिएक्शन लेता हूँ N2 प्लस H2 गिव्स अस, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, अमोनिया। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 3 से ही बैलेंस भी हो गई। अब ये रिएक्शन ना बेटे एक्सोथर्मिक होता है, इसमें हीट बाहर निकलता है। ठीक है, ली चार्टियर प्रिंसिपल कहता है अब हमें तो इसमें अमोनिया ही बनाना है, तभी तो रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग। इस प्रोसेस का नाम है हैबर प्रोसेस। ये हैबर ने दिया था, हैबर प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया के लिए। अब इस प्रोसेस में अमोनिया हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, फॉरवर्ड साइड लेके जाना है रिएक्शन को, लेकिन फॉरवर्ड साइड के लिए ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो ली चार्टियर प्रिंसिपल कहता है अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो उसमें अपना टेम्परेचर बिल्कुल कम रखना है। ठीक है, क्योंकि उसमें हीट पहले ही रिलीज हो रहा है और टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करेंगे हम लोग उसमें। ठीक है, टेम्परेचर और ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर टेम्परेचर लो रखना है। लो टेम्परेचर रखने पे ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक वाली साइड के लिए ही जाएगी, लेकिन अगर आपने गलती से टेम्परेचर बढ़ा दिया तो फिर ये एंडोथर्मिक वाली साइड शिफ्ट हो जाएगी। लो टेम्परेचर पे ये बैकवर्ड साइड पे शिफ्ट हो जाएगी, सॉरी उल्टा बोल दिया, हाई टेम्परेचर पे ये बैक साइड आ जाएगी और लो टेम्परेचर पे ये आगे की तरफ प्रोसीड हो जाएगी। तो टेम्परेचर का क्या रोल है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस लो टेम्परेचर, एंडोथर्मिक रिएक्शंस हाई टेम्परेचर। फिर आता है प्रेशर का कंसेप्ट। तो प्रेशर के लिए उसने क्या कहा है कि जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, अगर आप रिएक्शन को उस साइड लेके जाना चाहते हो तो हाई प्रेशर रखना, और अगर आप नंबर ऑफ मोल्स अगर ज़्यादा हुए तो उस समय आप लो प्रेशर रखना। ठीक है, समझ में आया? तो देख लो क्या होगा, इस रिएक्शन को ही देख लो दोबारा से। यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे 2 मोल्स हैं और रिएक्टेंट साइड पे 3N1 4 है। हमें रिएक्शन को इस तरफ लेके जाना है प्रोडक्ट साइड, तो लो मोल्स है ना, ठीक, लेस मोल्स है ना, तो हमें हाई प्रेशर रखना होगा, यानी इस रिएक्शन में हाई प्रेशर चाहिए आपको। सिंपल है, अगर आपको रिएक्शन को लेस मोल्स की तरफ लेके जाना है तो हाई प्रेशर, ज़्यादा मोल्स की तरफ लेके जाना है तो लो प्रेशर। तीसरा इफेक्ट आता है, और हाँ एक रिएक्शन है H2 प्लस I2 गिव्स अस ट्वाइस HI। अब इस रिएक्शन में दोनों तरफ, और ये सिर्फ गैसेस के लिए ही लिया जाता है, ये जो ली चार्टियर प्रिंसिपल है। अब H2 है और I2 है और 2 टाइम, इसमें दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है, तो यहाँ पर प्रेशर का कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, फिर आता है तीसरा इफेक्ट कंसंट्रेशन का। तो बहुत इजी है ये तो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी तो रिएक्शन प्रोडक्ट साइड पे जाएगी, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर कम होगी तो रिएक्शन उसी साइड आ जाएगी। ठीक है, अब लास्ट में इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, इनर्ट गैस का क्या रोल होता है। तो इनर्ट गैस डालने पे आपका रिएक्शन उस साइड प्रोसीड होगा जहां पर वॉल्यूम इंक्रीज होगा, जहां पर वॉल्यूम इंक्रीज होगा।
ठीक है, ये याद रखना। चलिए, ये था आपका ली चार्टियर प्रिंसिपल। मैं जल्दी से समझा रहा हूँ क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा होगा, तो ये जस्ट एक रिवीजन है। नेक्स्ट टॉपिक आपका बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं। बफर, तो देखो बफर सॉल्यूशंस क्या है। ऐसे सॉल्यूशन जिनका पीएच वैल्यू चेंज नहीं करता जब हम लो कंसंट्रेशन में उनमें एसिड या बेस डाल देते हैं। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पीएच का वैल्यू चेंज नहीं होता जब हम उसमें थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस मिला देते हैं। तो ये दो टाइप्स के होते हैं। वन इज एसिडिक बफर एंड सेकंड इज बेसिक बफर। अब ना ये बहुत इंटरेस्टिंग है टॉपिक। अगर हम लोग एसिडिक बफर की बात कर रहे हैं तो ये किससे बनता है। ये बनता है किसी एक वीक एसिड से। दो कंपोनेंट होंगे इसके। एक तो इसका कंपोनेंट होगा कोई भी एक वीक एसिड प्लस उसी वीक एसिड से बनाया हुआ स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साल्ट। जब आप वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाओगे तो रिजल्ट में आपको साल्ट मिलेगा। इनका और इसका कॉम्बिनेशन होगा। ये एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने लिखा CH3COOH, ये एक वीक एसिड है। दूसरा कंपोनेंट आपने ले लिया CH3COOH प्लस एक स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। अब यहाँ से OH और यहाँ से H वाटर निकल गया, बना क्या CH3COONa, सोडियम एसीटेट। तो अब आपका बफर हो गया ये और ये, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ये हो गया आपका एसिडिक बफर। ठीक है, तो एसिडिक बफर क्या होता है, वीक एसिड प्लस वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलाने के बाद जो साल्ट बनेगा उन दोनों का कॉम्बिनेशन। अब हम बात करते हैं कि बेसिक बफर क्या होता है। तो ये होता है एक वीक बेस, लाइक आपका हो गया NH4OH प्लस जब आप इसी वीक बेस को ऐड करोगे स्ट्रॉन्ग एसिड में, तो इधर से जो आपका एक सॉल्ट मिलेगा उन दोनों का कॉम्बिनेशन। लाइक आपने ले लिया NH4OH प्लस NH4OH प्लस HCl ले लो, तो यहाँ से भी वाटर निकल गया और बन गया NH4Cl। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इसको हम लोग बोलेंगे बेसिक बफर। समझ में आया। तो ये था बफर का एक छोटा सा आइडिया कि बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं। नेक्स्ट है एसिड और बेसिस का कंसेप्ट। तो बच्चे अगर हम एसिड और बेसिस के कंसेप्ट की बात करें तो ये तीन कंसेप्ट है। मैंने पहले भी इसका वीडियो डाला हुआ है। ऐसे पहला है अर्हेनियस कंसेप्ट, दूसरा है लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट और तीसरा है लिविस कंसेप्ट। अर्हेनियस क्या कहता है कि एसिड एक ऐसा सबस्टांस है जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा एक्वस सॉल्यूशन में, और बेस एक ऐसा सबस्टांस होगा जो OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है, गॉट इट। और लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट कहता है कि एसिड एक ऐसा सबस्टांस है जो H पॉजिटिव डोनर होगा और बेस एक ऐसा सबस्टांस होगा जो H पॉजिटिव एक्सेप्टर होगा। और अगर हम बात करते हैं लिविस कंसेप्ट की, तो ये कहता है एसिड एक ऐसा सबस्टांस होगा जिसमें सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा और बेस एक ऐसा सबस्टांस होगा जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, जिसके पास लोन पेयर होंगे या नेगेटिव चार्ज होगा। देखो एग्जांपल्स, अगर मैं अर्हेनियस की बात करूं, मैंने ले लिया HCl लेकिन एक्वस कंडीशन में, तो ये आपको देगा H पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव एक्वस, ये एसिड होगा। बेस ले लेते हैं NaOH, ये एक्वस है, ये दे रहा है Na पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस। अगर हम लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट की बात करते हैं तो मैंने लिया HCl और इसको मैंने डाल दिया H2O, तो ये बना रहा है, अभी एसिड है और ये बेस, क्योंकि अपना H इसको देगा,
ये बना देगा H3O पॉजिटिव और ये बन जाएगा Cl नेगेटिव। अब ध्यान से देखना, इसमें एक और कंसेप्ट भी छुपा है। अब प्रोडक्ट साइड में देखो H3O पॉजिटिव जो है अभी एक H दे सकता है, तो अब ये एसिड बन गया और ये बन गया बेस। तो इस एसिड से बना ये बेस और इस बेस से बना ये एसिड, इनको बोला जाता है कंजुगेट एसिड बेस पेयर। याद रखना, कंजुगेट एसिड जो होता है उसमें एक H ज़्यादा होता है और कंजुगेट बेस में जो है वो एक H कम होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ बच्चे H2SO4 मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, बताओ इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, तो आप एक H कम कर दो HSO4, और जितने H कम करोगे उतना नेगेटिव चार्ज। अब मैं बोलता हूँ मैं आपको HSO4 दे रहा हूँ, बताओ इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, तो आप बोलोगे सर SO4 2 नेगेटिव। अब मैं बोलता हूँ मैं आपको SO4 दे रहा हूँ 2 नेगेटिव, बताओ इसका एसिड क्या होगा, एक H लगा दो HSO4 नेगेटिव। तो ये था आपका कंजुगेट एसिड बेस। एक एग्जांपल और लेता हूँ। अब मैंने क्या किया बेटे, H2O को ऐड कर दिया NH3 में। अब H2O क्योंकि अमोनिया से स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये यहाँ पे एसिड का काम करेगा और यहाँ से बेस का काम करेगा। ये अपना H इसको देगा, बनेगा क्या, OH नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव। अब ये एक H दे सकता है, तो ये हो गया एसिड और ये हो गया बेस। ये दोनों बन गए कंजुगेट एसिड बेस पेयर और ये दोनों बन गए कंजुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, आपने एक चीज नोटिस करी कि जो वाटर है वो पहले केस में क्या एक्ट कर रहा था, बेस, यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, एसिड। इसका मतलब ये एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है लिविस कंसेप्ट, तो उसको भी मैं बता देता हूँ। लिविस कंसेप्ट क्या सिखाता है हमको कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है, जैसे मैंने पहले लिखा है, जिसमें सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। और बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन रिच होगा। एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं BF3। अब बोरान जो है उसके सेंट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3, 1 2 3, और फ्लोरीन भी उसके साथ 3 लग गए, एक एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन ने यहाँ शेयर कर दिया, तो अभी बोरान के पास टोटल 6 ही हुए हैं। ठीक है, फ्लोरीन तो स्टेबल हो चुका है, तो यहाँ पर बोरान जो है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, होने चाहिए थे 8, तो डेफिशिएंट रहा, इसका मतलब ये एसिड है। और अगर मैं अमोनिया की बात करूं जिसके पास लोन पेयर है, तो ये सीधा सीधा आपका बेस हो गया। और अगर हम दोनों को रिएक्ट करवा दूं तो BF3 और NH3, तो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर एक्स्ट्रा था, वो अपना एक पेयर इसके साथ शेयर कर देगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। इसका मतलब एसिड और बेस, लिविस एसिड और बेस के बीच में हमेशा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो ये था आपका एसिड और बेसिस का कंसेप्ट। ठीक है, और मैं कुछ ना आपको लिविस बेसिस की एग्जांपल देता हूं। लिविस बेसिस देखो, NH3 वो तो मैंने अभी बताया, H2O लोन पेयर है, अमाइन RNH2 देखो ये R कार्बन की चेन है और अमोनिया का एक H निकल के अपने कार्बन की 2 चेन लगा दो, ये 1 डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन है। 2 R लगा दोगे तो सिर्फ NH रह जाएगा, 3 R लगा दोगे तो सिर्फ N रह जाएगा। ये सब बेस है, अल्कोहल ROH होता है, तो जिसमें भी लोन पेयर होंगे वो ऐसा काम कर सकते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने बता दिया आपको एसिड बेसिस का कंसेप्ट। अब मैं आपको पीएच और कॉमन आयन इफेक्ट बता देता हूँ क्या होता है। पहले मैं आपको कॉमन आयन इफेक्ट बताता हूँ कि क्या है वो। कॉमन आयन इफेक्ट, तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, देखो जो वीक एसिड्स है ना, जैसे मैंने लिखा CH3COOH, आपको पता है ये बहुत कम डिसोशिएट होते हैं, बहुत कम, 5% से कम। तो इसने बनाया CH3CO नेगेटिव और साथ में H पॉजिटिव, लेकिन बहुत कम आइंस है, लेस आइंस है। अब अगर इसी के अंदर, इस वीक एसिड के अंदर मैं कोई एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डाल दूं
जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, जो 100% डिसोशिएट होता हो, लेकिन उसमें कोई इन दोनों में से कोई कॉमन आयन होना चाहिए। लाइक मैंने इसमें HCl डाल दिया, आपको पता है HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो ये 100% डिसोशिएट होगा और बनाएगा Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव। अब ऐसा करने से क्या होगा, देखो आपने किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट पहले ही थोड़ा सा डिसोशिएट हो रहा था, लेस डिसोसिएशन शो कर रहा था वो। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालते ही, क्योंकि H की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी यहाँ से, हाई कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट साइड पे H की कंसंट्रेशन बढ़ गई। और अभी आपने ली चैटली प्रिंसिपल